नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। हालाँकि वो जो बहुत बड़ी बात कही है, उसके पीछे कई तर्क भी हैं और वो बड़ी बात उन्होंने क्या कही है, उन्होंने कहा है कि मुझे मुसलमानों के वोट अभी चाहिए ही नहीं। ध्यान दें उन्होंने क्या कहा है, मुझे मुसलमानों के वोट अभी नहीं चाहिए, तो इसलिए किसी को कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो बीजेपी तो उनके यहाँ प्रचार करने भी नहीं जाएगी। अब इसको लेके बड़ी बयानबाज़ी शुरू हो गई है क्योंकि उन्होंने कुछ और भी कार्य किए हैं। उन्होंने जो और कार्य किए हैं वो भी आपको बता दूँ, एक तो वो ये कह रहे हैं कि वो अब पॉलीगैमी के विरुद्ध बिल लेकर आएँगे। पॉलीगैमी के विरुद्ध बिल निश्चित रूप से ला सकते हैं क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या फैमिली लॉज का जो प्रोविजन है, वो कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 5 में आता है। तो पॉलीगैमी के विरुद्ध स्टेट गवर्नमेंट भी बिल ला सकती है। उसमें यही होता है कि स्टेट गवर्नमेंट यदि उसमें कानून बनाती है तो उसको प्रेसिडेंट की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसका मतलब उसको सेंटर से इसको पास कराना पड़ता है। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो या तो कानून पास करने के पहले या कानून पास करने के बाद इसको भेजती है होम मिनिस्ट्री में, जो वहाँ से कैबिनेट का अप्रूवल करवा के फिर प्रेसिडेंट को भेजता है। प्रेसिडेंट उसपे सहमति देते हैं यूनियन कैबिनेट की सिफारिश के ऊपर और फिर वो जो कानून है वो लागू हो जाता है। कंकरेंट लिस्ट के जितने भी कानून हैं उसमें यह प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है स्टेट को, जब सेंटर का कानून पहले से बना हुआ हो। ये बात कही उन्होंने कि पॉलीगैमी यानी बहुविवाह यानी जो 4 बीवियों वाला जो मसला है, उसके ऊपर रोक लगाएँगे हिमंतो दा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब हमें आपके वोट नहीं चाहिए, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर रोक लगाएँगे। तीसरी बात उन्होंने कही है मदरसे बंद करेंगे और मदरसों में जो है रेगुलर स्कूल खुलवा के वहाँ पर रेगुलर जो पढ़ाई होती है वो करवाएँगे। ये तीसरी बात कही हुई है और चौथी बात जो उन्होंने की है, जिससे कि पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल क्लास है, जो राजनीतिक वर्ग है, वो बहुत बुरी तरह से आहत हुआ है असम में। और इसमें सभी जितने भी हमारे और प्रांत हैं और जिनके मुख्यमंत्री हैं, उनके सबके लिए इसमें एक पाठ छिपा हुआ है, एक लेसन है इसके अंदर। उन्होंने 1976 के बाद पहली बार डिलिमिटेशन करवाया असम में। डिलिमिटेशन यानी जो लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं और जो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उनको दोबारा से निर्धारित किया गया क्योंकि जो आबादी है वो 1976 से 3 गुनी हो चुकी है। तो उस प्रकार से आबादी का निर्धारण किया गया और उस आबादी के निर्धारण में बड़े-बड़े काम हुए। अब स्वयं हिमंत बिश्व शर्मा ने एक बात कही कि उनके यहाँ जो 126 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, वो कह रहे हैं उसमें से 102 सेफ हो गई हैं। मतलब 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ ऐसी हैं, जिस पे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनकी बहुतायत है, वे अपनी सरकार चुन सकते हैं और जो वहाँ पर अल्पसंख्यकवाद बुरी तरह से हावी था, जिसमें आपके बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग और कांग्रेस के बताइए कांग्रेस के जो 27 एमएलएज़ हैं, उसमें 20 मुसलमान हैं असम में और एयूडीएफ की तो बात ही क्या है। अब ये करने से भी फिलहाल 5 ऐसे मुस्लिम विधायक हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अब एससी या एसटी के लिए रिजर्व हो जाएगी क्योंकि एससी और एसटी की 5 सीटें बढ़ गई हैं। तो ये एक समस्या आ गई भाई, भारी समस्या आ गई। दूसरा, बहुत सारे जो डिलिमिटेशन में इस प्रकार के जो पूरी तरह से मुस्लिम हेवी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हो गई थी, वो मुस्लिम हेवी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का कैरेक्टर बदल गया है, कुछ स्थानों पर कम हो गए हैं, जैसे आपके जो कछार हिल्स है, उसमें 1 सीट कम हो गई है और गुवाहाटी इत्यादि में बढ़ गई है, निश्चित रूप से क्योंकि गुवाहाटी में सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी है, तो वहाँ बढ़नी ही चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा रैशनलाइज़ करके उन्होंने कहा कि हमने 102 सीटें अब सेव कर ली हैं। कहने का मतलब उनका ये है कि अगले चुनाव में वो 100 से अधिक सीटें जीतने वाले हैं और आपको पता है
कि हेमंत दा का जो कैलकुलेशन होता है वो बड़ा परफेक्ट होता है। जब उन्होंने कहा कि हमारी 70 सीट आएँगी तो 70 आई, जब कहा 80 आएँगी तब 80 आई। तो ये उन्होंने एक कार्य बिल्कुल पक्का कर लिया है। एक जो सीट कालियाबोर करके होती थी उसका नाम बदल गया, नाम हो गया उसका काज़ीरंगा। और कुछ सीटें जो हैं वो डुबरी और इस तरह की जो ग्वालपाड़ा इत्यादि की जो सीटें हैं, वो तो पूरी तरह से मुसलमानों के भरोसे ही हैं। उन्होंने कहा हम वहाँ कैंपेन भी नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ में जो उन्होंने बात कही है वो भी ध्यान देने योग्य है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने पूरी तरह से मुसलमानों को त्याग दिया, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज़ किया जाता है। तो हम इनको वोट बैंक की तरह यूज़ नहीं करना चाहते, हमें इनके वोटों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम जो भी विकास करेंगे वो समान रूप से करेंगे और इनके यहाँ भी विकास करेंगे और 10 साल बाद इनसे पूछेंगे कि भई हमने तुम्हारा वोट तो कभी माँगा नहीं, लेकिन हमने विकास किया है या नहीं किया है? ये देख के ये तुम्हें लगता है, तो तुम कुछ विचार करो, वरना तुम्हारे वोट की तो हमको ज़रूरत वैसे भी नहीं है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि पूरा का पूरा जो इस समय जो अ, आप मुस्लिम लीग जब सबसे पहले बनी थी 1906 में, तब से लेकर आज तक जो क़ियादत है, जो मुस्लिम क़ियादत है, यानी कि जो उनकी लीडरशिप है, उसका एक ही लक्ष्य सदैव होता है कि इनको पूरी तरह से रेडिकलाइज़ करके रखो, इनको पूरी तरह से धर्मांधता में लिप्त रखो और जब भी कोई किसी तरह की समस्या हो, तो इस्लाम खतरे में है का नारा लगा के इनके वोट हासिल करते रहो। अभी-अभी आपने देखा होगा कि मुरादाबाद दंगों की जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें क्या था? तो जो पूरा का पूरा दंगा किस लिए हुआ? क्योंकि 2 मुस्लिम ग्रुपों में, एक मुस्लिम लीग वाला और एक कांग्रेस वाला, दोनों में प्रतिस्पर्धा थी मुस्लिम वोटों के लिए। जी, कि कौन अधिक मुस्लिम वोट ले सकता है, तो उसके लिए दंगा कराना जो है वो सर्वोत्तम उपाय समझा गया। अब इन लोगों की समस्या ये होने वाली है कि हेमंत दा तो कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। उन्होंने कहा हमें तो चाहिए ही नहीं वोट, तुम्हारी जो मर्ज़ी हो करो, सरकार तो हमारी ही बनेगी और हम तुम्हारे लिए स्टेप्स वो लेंगे जो तुम्हारे विकास में सहायक होंगे। हम तुम्हारी धर्मांधता में कतई किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे, अपितु उसको हम पूरी तरह से निरुत्साहित करेंगे, उसमें हम एक तरह से बाधा बनेंगे। हम यूसीसी भी ला सकते हैं। हम माइनॉरिटी जो बेनिफिट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। ये हेमंत विश्व शर्मा कह चुके हैं। मदरसे वाला आपको पता ही है, क्या किया था। चाइल्ड मैरिज वाले जितने भी लोग थे उनको आपको पता है कि उन्होंने पकड़ के बंद कर दिए थे। चाइल्ड मैरिज के विरुद्ध उन्होंने कैंपेन चला रखी है और जो मियाँ भाई हैं, यानी जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं उनको वहाँ मियाँ भाई कहते हैं और जो लोकल असमीज़ मुस्लिम्स हैं उनको देसी कहते हैं। तो जो मियाँ भाई हैं, उनका कहना है कि भई तुमको यदि नहीं पसंद है, तो तुम देख लो, लेकिन किसी भी तरह का तुष्टीकरण तो नहीं होगा। और तुष्टीकरण के लिए वही वाली बात जो कह रहे हैं कि वही तुष्टीकरण इसलिए किया जाता है कि उनको वोट चाहिए होता है लोगों को, इसलिए वो तुष्टीकरण करते हैं। तो हमें ना तो वोट चाहिए, ना हम तुष्टीकरण करेंगे। हम जेनुइन विकास करेंगे और जेनुइन विकास करने के बाद हो सकता है कि 10-15 वर्ष में यदि हमें लगे कि हाँ, अब आप लोग जो हैं वो विकास की धारा में समाहित हो गए हैं, आप विकास के लिए इच्छुक हैं, तो हो सकता है फिर हम आपसे वोट माँग सकते हैं। तो मेरे विचार से तो ये बड़ा ही एक प्रगतिशील कार्य है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो इस समय आलोचना कर रहे हैं। यानी कौन आलोचना कर रहा है? हज़रत ओवैसी आलोचना कर रहे हैं। हज़रत ओवैसी को ज़रा देख लीजिए, हैदराबाद में उन्होंने क्या करके रखा है। स्वयं तो वो अरबपति हो गए हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो स्थिति है उनको वोट देने वालों की, उसको आप देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से वहाँ पे हर तरह की जो सामाजिक बुराई है, वो वहाँ पर उपस्थित है। वहाँ
हर प्रकार की सामाजिक बुराई जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी बातें कही, वो सब वहाँ मौजूद। क्या कर सकते हैं आप? क्यों? क्योंकि उनको तो धर्मांधता बढ़ा के, लोगों की भावनाओं को भड़का के उस वोट बैंक को सुरक्षित रखना है, उनको उनके विकास से कोई लेना-देना नहीं है। हेमंत दा इसका ठीक उल्टा कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे वोट से कोई लेना-देना नहीं है। हम निर्लिप्त रूप से तुम्हारा विकास करेंगे। तो आप लोग जो देख रहे हैं, आप बताइए इनमें दोनों में से कौन-सा मॉडल अच्छा है? और यदि आपको को लगता है कि कोई जो भी मॉडल अच्छा है, आपके जो भी विचार हों, वो नीचे कमेंट्स में अवश्य दें। उससे हमें ये जानने में आसानी होगी कि हमारे दर्शक जो हैं वो क्या सोच रहे हैं इन सब के बारे में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।